अब शुरुआत करते हैं कहानी की, आखिर हुआ क्या कि रातों रात आम आदमी पार्टी का पूरा किला ढह गया। क्योंकि कल तक जो पार्टी राज्यसभा में अपनी ताकत के दम पर केंद्र को चुनौती दे रही थी, आज उसकी पार्लियामेंट्री पार्टी का वजूद खतरे में है। हुआ यह है कि आम आदमी पार्टी के 10 में से 7 राज्यसभा सांसदों ने एक साथ मिलकर बगावत की, भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। दल बदल कानून की बारीकियों को इतनी सफाई से इस्तेमाल किया गया कि 2/3 बहुमत के साथ पार्टी का विलय कर लिया। अब किसी की सदस्यता पर कोई आंच नहीं है, यानी ये सब के सब जो है ये राज्यसभा सांसद बने रहेंगे। इस बगावत का चेहरा बने राघव चड्ढा, मास्टरमाइंड बने संदीप पाठक। इनके साथ अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, विक्रमजीत साहनी, राजेंद्र गुप्ता और स्वाति मालीवाल ने मिलकर केजरीवाल के पैरों के नीचे से सियासी जमीन खींच ली। अब ये केवल एक इस्तीफा थोड़ी था, ये तो एक सोची समझी अरविंद केजरीवाल पर सर्जिकल स्ट्राइक थी। ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक जिससे अरविंद केजरीवाल बिल्कुल बेखबर थे, और बेखबर से ज्यादा ये स्ट्राइक उनके सबसे कमजोर वक्त में उन पर एक बड़े प्रहार के तौर पर थी। लेकिन जब इस पूरी बगावत की आप गहराई में जाते हैं तो सुई जो है वो घूम फिरकर केजरीवाल पर आकर टिकती है। राजनीति में अक्सर ये मुहावरा दोहराया जाता है कि राजा वही जो सबको साथ लेकर चले, लेकिन केजरीवाल का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि यहां राजा के साथ रहने की एक्सपायरी डेट छोटी है। प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास, राघव चड्ढा से लेकर संदीप पाठक तक यह लिस्ट चीख चीख कर गवाही दे रही है। अब यहां दो पक्ष आमने सामने तलवार ताने खड़े हैं। पहला पक्ष कहता है कि भैया केजरीवाल का अहंकार जो है उस ऊंचाई पर है जहां पर संवाद की जगह सिर्फ आदेश बचे हैं। मान लो तो टिके हो, नहीं मान रहे हो तो साइडलाइन कर दिए जाओगे। हर बढ़ता हुआ कद केजरीवाल को अपनी कुर्सी के लिए खतरा लगने लगता है। हमारे ही पॉडकास्ट में कुमार विश्वास ने कहा था कि वो एक नया लड़का हीरोइन से शादी कर लिया है, आजकल वायरल रहता है, परिणीति के चक्कर में है, लेकिन उसकी राजनीति खतरे में है क्योंकि केजरीवाल का नंबर 2 बन रहा है और नंबर 2 केजरीवाल को पसंद नहीं। अब सवाल की क्या ये नेतृत्व की वो तानाशाही है जिसने वफादारों के हाथ में बगावत का झंडा फहराया? हालांकि एक दूसरा पक्ष भी है, वो भी उतना ही तीखा सवाल पूछता है। वो कहता है कि ये सिर्फ तानाशाही का रोना है या फिर सीबीआई और ईडी की फाइलों का खौफ, क्योंकि केजरीवाल के साथ जितने नेता थे वो जेल गए और जो जेल नहीं गए वो विदेश चले गए आंख का इलाज करवाने। क्या वो ईडी, वो सीबीआई, वो फाइल उनका डर है कि नेताओं ने पाला बदल लिया? क्या निजी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए इन लोगों ने उस आदमी के साथ विश्वासघात उसके सबसे कमजोर समय में किया जिसने इन लोगों को राजनीति का कहरा पढ़ाया था? क्योंकि आए तो थे ये क्रांतिकारी बनकर, लेकिन अब बीजेपी के दरबार में गए हैं दरबारी बनकर। जनता भी देख रही है कैसे एक आंदोलन के नाम पर बनाई गई पार्टी अब एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जहां वफादारी की शर्त केजरीवाल जी की जी हुजूरी है। लेकिन सवाल आज केजरीवाल और उस जौहरी पर है जिसने हीरा परखने में नहीं बल्कि सहेजने और उन पर भरोसा करने में गलती कर दी। क्योंकि हीरे तो थे ये, तभी सबने नाम कमाया, स्वाति मालीवाल ने नाम कमाया, राघव चड्ढा ने नाम कमाया, लेकिन हीरों का जौहरी आज अकेला खड़ा है और वो अपने किले के मजबूत स्तंभों को एक एक कर उखड़ता हुआ देख रहा है। और उसकी शुरुआत की जो बड़ी कहानी है वो राघव चड्ढा से शुरू होती है। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के वो पोस्टर बॉय जिन्हें देखकर कभी लगता था कि राजनीति में कॉर्पोरेट क्लास और विजन हो सकता है। अन्ना आंदोलन के समय से राघव चड्ढा केजरीवाल की परछाई थे, उनके सबसे बड़े सिपह सालार थे। सोशल मीडिया पर तो कई बार केजरीवाल के परिवार का हिस्सा बनने की कहानी भी वायरल हो जाया करती थी। राघव चड्ढा का पंजाब में रसूख ऐसा था कि वहां उन्हें सुपर सीएम कहा जाता था। उसी दौरान रहते उनकी मुलाकात परिणीति से हुई थी और अब देखिए परिणीति के जरिए वो और फेमस हुए। अब राजनीति में केजरीवाल नहीं रहेंगे उनके साथ। चर्चा यहां तक रही कि पंजाब कैबिनेट के फैसलों से लेकर ब्यूरोक्रेसी की नियुक्ति तक एक जमाना था जब सब कुछ राघव फिल्टर से होकर गुजरता था। पंजाब में उनके इसी दबदबे, कैश फॉर कैबिनेट जैसे आरोपों ने विरोधियों को हमला करने का मौका दिया। लेकिन आज हकीकत यह है कि जो राघव कल तक बीजेपी को अनपढ़ों और अपराधियों की पार्टी कहते थे, आज मोदी जी के नेतृत्व में देश का भविष्य तलाश रहे हैं। राजनीति भी कमाल की चीज है। हमको हमेशा शेर याद आता है कि सियासत इस कदर आवाम पर एहसान करती है, पहले आंखें छीनती है फिर चश्मा दान करती है। अब एक पक्ष कह रहा है कि भैया राघव क्या करते, पार्टी के अंदर अनदेखी हो रही थी, आतिशी को बढ़ा दिया गया था, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर जगह नहीं बची थी, जो मसले वो उठा रहे थे पार्टी उन्हें समझ नहीं रही थी, इसलिए राघव चड्ढा और उनके मित्र संदीप पाठक ने आंतरिक तानाशाही और पार्टी के आदर्शों के खत्म होने का हवाला देकर पाला बदल लिया। लेकिन दूसरा पक्ष ये पूछता है कि भैया जब पार्टी का मुखिया जेल में था तब तुम लंदन भाग गए थे, आंखों का इलाज करा रहे थे, ये इलाज था या फिर जांच एजेंसियों से बचने का सेफ एग्जिट? और बीजेपी में जाना वॉशिंग मशीन में धुलना है?
विचारधारा का हृदय परिवर्तन है, या जरूरत से ज्यादा राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं और ईडी सीबीआई से बचने के चक्कर में तुम ये कदम उठा ले गए? ये सवाल का फैसला हम जनता पर छोड़ देते हैं, क्योंकि सियासत में आखिरी फैसला तो जनता करती है। स्वीकार अस्वीकार करना जनता के हित में है। संदीप पाठक का भी जिक्र करना जरूरी है। संदीप पाठक का नाम लोग कम जानते हैं, लेकिन संदीप पाठक को आप आम आदमी पार्टी का एक चाणक्य कह सकते हैं। हाँ, संदीप पाठक कहानी इस स्क्रिप्ट का सबसे रणनीतिक हिस्सा है। संदीप पाठक जो नहीं जानते बता दें, आम आदमी पार्टी में केजरीवाल के एक जमाने में सबसे लाडले थे। ये वो शख्स थे जिन्होंने बिना शोर शराबे के पंजाब और गुजरात में झाड़ू का झंडा गाड़ा था। आईआईटी के पूर्व प्रोफेसर हैं, डेटा के जादूगर हैं। संदीप पाठक को केजरीवाल ने अपना चाणक्य बनाया था। वो संगठन की रग रग पहचानते थे। वो जो एक कैंपेन चला था कि अगर आप चाहते हैं आपके पसंद का मुख्यमंत्री बने तो फोन लगाइए, वो कॉन्सेप्ट इन्हीं का था। आपने तो फोन लगाया, पंजाब में भगवंत मान को चुन लिया, लेकिन उस फोन के जरिए सारा डेटा निकाला गया। किसकी रैली कहां लगवानी, क्या जुगाड़ करना है, वो डेटा का जो खेल चुनाव में होता है, उसके ये मास्टरमाइंड थे। तिहाड़ जेल में केजरीवाल जब बंद थे, तब भी संदीप ही पार्टी को मजबूत कर रहे थे। लेकिन रिकॉर्ड बताते हैं कि जब दिल्ली विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो वहां पर इनको आइसोलेट कर दिया गया था। उस वक्त विजय नायर को बहुत ज्यादा मौका दिया गया था और इनको धीरे धीरे उपेक्षित कर दिया गया। या आते झारखंड से शायद है, इनको उनके वहां भेज दिया गया था जहां पार्टी कुछ है नहीं। लेकिन इनके बारे में जानने वाले कहते हैं कि वो व्यक्ति हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी को पंजाब, गुजरात और गोवा तीनों जगह मजबूत किया था। अब इनको लेकर भी दो लॉजिक आता है। एक लॉजिक है कि संदीप की रणनीतियां लोकसभा चुनाव में फेल हुई थी, इसलिए जवाबदेह के तहत इन्हें हटाया गया। दूसरा संदीप का पक्ष है कि भैया केजरीवाल के किचन कैबिनेट ने उन्हें क्लर्क की तरह ट्रीट किया, उनका स्वाभिमान जो है वो आहत किया। एक प्रोफेसर का ईगो सालों की वफादारी पर शायद भारी पड़ गया और इसीलिए केजरीवाल से ये दूर चले गए। हालांकि संदीप से बीजेपी बहुत कुछ उम्मीद कर रही होगी, क्योंकि जब अपने ही चाणक दूसरे के पक्ष में चले जाए, दूसरे कैंप में जाकर अपने घर की लंका लगाए, तो फिर सवाल तो उठेगा कि लंका में आग लगेगी। क्या विभीषण बताएंगे कि रावण की नाभि में तीर मारना है? मतलब हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। इस कहानी में एक और बड़ा दिलचस्प किरदार है स्वाति मालीवाल का। स्वाति मालीवाल का मामला इस बगावत का सबसे इमोशनल और तीखा मोड़ है। स्वाति मालीवाल वो चेहरा है जिन्होंने सालों तक आपकी महिला शक्ति को रिप्रेजेंट किया, लेकिन 13 मई 2024 को जब स्वाति के साथ मुख्यमंत्री आवास के अंदर कथित तौर पर बदसलूकी हुई, तो वहां से स्वाति अलग हो गई। एक पक्ष कहता है कि स्वाति के साथ उस आवास के अंदर जो बदसलूकी हुई, उस पर केजरीवाल की खामोशी सत्ता के नशे और तानाशाही का सबसे क्रूर चेहरा है। एक महिला के साथ ऐसा हुआ, वो महिला जो आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद है, वो महिला जो महिला आयोग की अध्यक्ष रही, जो दिल्ली की सड़कों पर निकलकर लड़ती थी। दूसरा पक्ष आरोप लगाता है कि व्यक्तिगत चीजों की लड़ाई हुई, जिसके बाद स्वाति मालीवाल महत्वाकांक्षाओं में बीजेपी के लिए खेलने लगी, बीजेपी के पिच से बैटिंग करने लगी। स्वाति ने अब कहा है कि केजरीवाल ने सारे सिद्धांत छोड़ दिए जो उसके बुनियाद पर स्थापना हुई थी। स्वाति का तर्क है कि जिस घर में महिला सांसद सुरक्षित ना हो वहां आम औरत क्या। यहां भी सवाल उस जौहरी पर है जिसने अपने राजनीतिक साख बचाने के लिए अपनी पार्टी की, अपनी पुरानी दोस्त को छोड़ दिया था और अब वो ईंट से ईंट बजा रही है। उन्होंने बजाया भी था लोकसभा चुनाव में भी जबरदस्त तरीके से। हालांकि इन सब के बीच में दो कहानी और बड़ी दिलचस्प है, छोटी छोटी। कोठी नंबर 50 और पंजाब का एंगल। दरअसल चंडीगढ़ की कोठी नंबर 50 की कहानी इस बगावत की असली पावर स्ट्रगल और अंदरूनी सड़न को समझाती है। यह कोठी मुख्यमंत्री के नाम पर अलॉट थी, लेकिन यहां पर राघव चड्ढा का कब्जा था। वैसे ही जैसे आम आदमी पार्टी के एक सांसद हैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी वाले, उनके नाम पर जो कोठी अलॉट थी, कहा जाता है उसमें केजरीवाल रहते थे। अब यह बड़ा दिलचस्प है कि मुख्यमंत्री के नाम एक कोठी राघव चड्ढा के नाम की थी। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी से बीजेपी में चले गए और अशोक मित्तल के नाम पे जो थे उसमें केजरीवाल थे। अशोक मित्तल जो है वो बीजेपी में चले गए। अब कोठी कोठी खेला जाएगा, तुम मेरी कोठी वापस करो, मैं तुम्हारी कोठी वापस करूंगा। ये अपने आप में बड़ी दिलचस्प कहानी है। हालांकि इनके साथ एक कहानी पंजाब को लेकर भी है, पंजाब में बगावत को लेकर। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले जहां आप इकलौती सत्ताधारी पार्टी है, पंजाब के 6 राज्यसभा सांसदों का एक साथ जाना पार्टी को वहां कमजोर कर रहा है। जनता पूछ रही जौहरी क्या हो गया? शीश महल बना रहे थे, लेकिन एक एक ईंट जो है वो खिसक गई। और सिर्फ ईंट नहीं खिसकी, ईंट के साथ तिजोरी भी खिसक गई, क्योंकि अशोक मित्तल, विक्रम सैनी और हरभजन सिंह जैसे नामों का जाना बताता है कि राजनीति अब फंड, फेस और फाइलों का खेल बन गई। यहां एक बहुत सिंबॉलिक और दिलचस्प वाक्य है। जिस दिन से दल बदल हुआ, अरविंद केजरीवाल जैसा हमने बताया अशोक मित्तल घर में थे, उसी दिन मित्तल ने पाला पलटा और केजरीवाल को घर छोड़कर जाना पड़ा। अब यह भी अपने आप में दिलचस्प कहानी है।
हालांकि अशोक मित्तल की कहानी में कहानी आती है रेड की। अशोक मित्तल के यहां रेड पड़ी थी। इस वाली कहानी को काफी लोग जोड़ रहे हैं कि भैया मोहब्बत से आ जाओ, महत्वाकांक्षा से आ जाओ, नहीं तो डरा के भी लाना हम जानते हैं। लेकिन ठीक है, जिसका बिकने का ईमान होता है वो बिक जाता है और जो चलाता है। अब अशोक मित्तल जैसे लोग जो यूनिवर्सिटी चलाते हैं, एक जमाने में उनके पिताजी मिठाई की दुकान चलाते थे, बड़े रईस लोग हैं, समाज में अपने इलाके में इनका रुतबा है, वो शायद राजनीति में विचारधारा से ज्यादा रसूख और सुरक्षा के लिए आए थे। और बिजनेसमैन के बारे में एक बात सभी जानते हैं कि बिजनेसमैन डूबती नाव में जाना पसंद नहीं करते। उन्होंने बीजेपी में शामिल होकर अपने कारोबार को तो कवर फायर कर दिया है, इतना जरूर तय है। तो उनका अपना नफा नुकसान नहीं है, विचारधारा की उनकी लड़ाई थी नहीं। केजरीवाल जी ने टिकट दिया था राज्यसभा का, वो गए थे। अब हो सकता है बीजेपी से पा जाए, नहीं भी पाए तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जिंदाबाद। लेकिन हरभजन सिंह का जाना क्या एक फेस के जाने जैसा है? कुल मिलाकर सवाल फिर वही जौहरी पर आती है, जिसने पार्टी को आंदोलनकारियों के बजाय अपने लड़ाई झगड़े में छुड़वा दिया। खैर, कुल मिलाकर निष्कर्ष ये है कि ये कोई अचानक से रातों रात हुआ विद्रोह नहीं है, एक सोची समझी सर्जिकल स्ट्राइक है। राज्यसभा के इस झटके के बाद अब दिल्ली विधानसभा के विधायकों पर भी दबाव बढ़ने का खतरा है। केजरीवाल के सबसे कमजोर वक्त में ये एक्स्ट्रा प्रेशर क्या उन्हें तोड़ देगा, या केजरीवाल नायक बनकर निकलेंगे, फिर से हीरो बनेंगे? फिलहाल पार्टी के पास 3 राज्यसभा सांसद हैं, जिसमें बलबीर सिंह सींचेवाल जैसे जमीनी लोग साथ हैं। पार्टी अब पूरी तरह से दिल्ली पंजाब पर फोकस कर रही है। केजरीवाल जिस ऑपरेशन लोटस का आरोप दूसरों पर लगाते थे, आज वो उनकी अपनी किचन कैबिनेट के अंदर पूरी तरह सफल हुआ। पुराने और वफादार साथियों का सरजाना बताता है कि केजरीवाल के भी तानाशाही रवैये ने पार्टी के अंदर वो माहौल किया जिससे विभीषण पैदा हुए, जिन्होंने लंका जलाई। लेकिन अब सवाल अभी भी वही है कि ये विभीषण वाला काम था, गद्दारी वाला काम था। ये गद्दारी ज्यादा बड़ी है या पहचानने में चूक? क्योंकि जब जौहरी ही हीरो पत्थरों में फर्क करना भूल जाए तो बगावत खबर नहीं, पार्टी तोड़ने का नतीजा बन जाती है। हालांकि ये पार्टी तोड़ने ज्यादा जनता के भरोसा तोड़ने का असर है, क्योंकि केजरीवाल उम्मीद लेकर आए थे। अन्ना आंदोलन उम्मीद लेकर आया था। दशकों बाद एक ऐसा आंदोलन आया था जिससे देश की जनता को उम्मीद हुई थी। हम जैसे कितने मासूम थे जिन्होंने सोचा था कि ये नए दौर के गांधी है, लेकिन फिर वही निकला कि सियासत में जो दिखता है उसके पीछे होता है, जो कहा जाता है उसके अलावा कुछ होता है। और सियासत में कोई किसी का सगा नहीं होता, कब कहां क्या हो पता नहीं। सियासत में सिर्फ एक चीज होता है, वो होता है नफा नुकसान। केजरीवाल को कभी सियासत में आना नहीं था, वो आए तो उनके बारे में कहा था तानाशाह बने। केजरीवाल ने जिनको सिखाया उन्होंने केजरीवाल के साथ कांड कर दिया। यही सियासत है। इसीलिए शायद हमें लगता है कि सियासत सबके बस की बात नहीं है। सियासत के इस दलदल में, इस कीचड़ में फिलहाल कमल जो है वो थोड़ा और बड़ा होकर खेला है। बाकी आप बताओ, इस घटना को आप कैसे देखते हो? इसमें आपको कौन विभीषण लगता है, किसका गलती लगता है? कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है। और जाते जाते बता दूं क्या होगा आपका।